ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने किया सेफ्लोस्पोरिन्स की चारों जनरेशन, और अब इस वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स, और यहाँ पे सेफ्लोस्पोरिन्स कंप्लीट हो जाएंगी। और फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली होता क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स होता है जो बॉडी ने ड्रग के साथ करना होता है, यानी बॉडी की जो इंटरेक्शन हो रही है ड्रग के साथ वो हमने पढ़नी होती है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है ड्रग की जो एंट्री है बॉडी के अंदर, कि वो एंटर किस पाथ के थ्रू हो रही है, ओरल हो रही है या पारेंट्रल हो रही है। पारेंट्रल के अंदर आईवी होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है कि नहीं। तीसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी में जा कहाँ रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रही है, ब्रेन में जा रही है कि नहीं, किस ऑर्गन में जा रही है, ये सब चीज़ें। एंड फाइनली एलिमिनेशन की बॉडी से निकल किस तरह से रही है, थ्रू बाइल। दो ही तरीके, या तो बाइल के थ्रू फीसिस के अंदर निकलेगी या फिर यूरिनरी ट्रैक के थ्रू ये बाहर जाएगी। ये मैंने बहुत आपको सिंप्लीफाइड करके बताया, बट अभी हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे सेफ्लोस्पोरिन्स की। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एक बात याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द सेफ्लोस्पोरिन्स आर गिवन पार एंट्रली, यानी हम या तो आई वी देंगे या आई एम देंगे। क्यों हम पार एंट्री दें? पार एंट्री का मतलब, पार एंट्रल का मतलब होता है अदर देन ओरल जो रूट है वो पार एंट्रल होते हैं, ठीक है। तो हम क्यों इसको ओरली नहीं दे रहे? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन। तो ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी बुरी होती है, इसलिए हम इसको ओरली नहीं देते। कुछ ड्रग्स को ओरली दिया भी जा सकता है, फॉर एग्जांपल सेफेलेक्सिन ओरली दी जाती है फेरेंजाइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने ये बात याद रखनी है, जो पेनिसिलिन्स हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, दे आर वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छे से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर जगह जाती हैं, और इसके अलावा प्लेसेंटा को ये बड़े मज़े से क्रॉस कर सकती हैं, आराम से क्रॉस कर सकती हैं। पेनिसिलिन्स भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, बट इसके बावजूद जो पेनिसिलिन्स हैं दे आर सेफेस्ट ड्रग इन द प्रेगनेंसी। क्यों वो सेफेस्ट हैं? ऑल्दो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं, लेकिन वो आज से टेराटोजेनिक नहीं है कि बेबी को या फीटस को हार्म नहीं पहुंचाती। तो सेफ्लोस्पोरिन्स नंबर 1 दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर 2 दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास जो बैरियर्स हैं हमने उसको पढ़ना है ना। तो ये बॉडी टिश्यूज़ को तो चलो इन्होंने क्रॉस कर लिया, बॉडी फ्लूइड्स में जहाँ भी ड्रग को भेजना हमने वो चली गई डायरेक्टली थ्रू ब्लड वटेवर। दूसरे नंबर पे प्लेसेंटा को क्रॉस कर लिया। तीसरे नंबर पे है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगी या नहीं? तो पेनिसिलिन्स में हमने पढ़ा था कि जब मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होती हैं तो पेनिसिलिन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं, तो इसीलिए हम मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में उन्हें दे सकते हैं। अब सेफ्लोस्पोरिन्स की फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन वो क्या करती हैं? वो मेनिंजेस को क्रॉस नहीं कर सकती। इवन दो अगर मेनिंजेस इन्फ्लेम भी हो जाए वो तब भी मेनिंजेस क्रॉस नहीं कर सकती, ये आपने बात याद रखनी है। जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन है वो मेनिंजेस को क्रॉस कर सकती है। मेनिंजेस को क्रॉस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को नॉर्मली भी कर सकती है। मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड हो ना हो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती है। तो इसमें क्या बात है? फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कैन नॉट क्रॉस मेनिंजेस इवन इफ़ दे आर इन्फ्लेम्ड, एंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन कैन क्रॉस मेनिंजेस और द ब्लड ब्रेन बैरियर, एक्सेप्ट जो थर्ड जनरेशन की दो ड्रग्स ऐसी हैं जो मेनिंजेस क्रॉस नहीं कर सकती। इसमें आपने नाम क्या याद रखना है? सेफोप्राजोन एंड सेफेक्साइम। जब क्लिनिकल यूजेस किए थे थर्ड जनरेशन के, तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था जो सेफ्ट्राइएक्सोन है ना वो हर जगह आ रही है ऑलमोस्ट। लेकिन अब जब हम एक्सेप्शंस करेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको कहती हूँ जब भी हम करेंगे ना कि सेफ्लोस्पोरिन में ये एक्सेप्शन है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेफोप्राजोन आ जाती है। तो ये आपने बस एक याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सेप्शंस में सेफोप्राजोन ने वहीं पे होना है। ठीक हो गया? तो सेफेक्साइम एंड सेफोप्राजोन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और बाकी जितनी भी थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन हैं दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का आगे। एंड फाइनली एलिमिनेशन जितनी भी हैं वो थ्रू किडनी होंगी, रीनल सिस्टम एक्सक्रीट की जाएंगी, और जो अगर किसी को रीनल डिजीज़ हो, रीनल इनसफिशेंसी हो, तो हमें इन ड्रग्स की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट इसमें क्या है? हमारी सेफोप्राजोन, मैंने आपको कहा है एक्सेप्शन में सेफोप्राजोन आएगी, और सेफ्ट्राइएक्सोन। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं वो इनकी जो एक्सक्रीशन मैकेनिज़्म है वो किडनी के थ्रू नहीं होगा, ये बाइल के थ्रू फीसिस के अंदर एक्सक्रीट होंगे। अब इसका एक फ़ायदा है। अब देखो सेफ्ट्राइएक्सोन कितनी कॉमनली यूज़ की जाती है गोनोरिया की ट्रीटमेंट के अंदर, ओटाइटिस मीडिया की ट्रीटमेंट के अंदर, मेनिंजाइटिस के अंदर। तो ये बहुत अच्छी ड्रग है। अगर किसी को रीनल इनसफिशेंसी है, किडनी प्रॉब्लम है, तो हम उसको सेफ्ट्राइएक्सोन दे सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, आगे से हम उसको वो वाली ड्रग्स देते हैं जो किडनी से एक्सक्रीट होनी है, तो ड्रग एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, तो वो टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। सो दैट्स अ गुड थिंग। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये 3 ही पॉइंट्स हमने करने थे। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं बुक से। ये लिपनकोट की पिक्चर है, ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर मैंने 3 स्टेप्स यहाँ पे लिखे। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि मोस्टली क्या होंगी? आईवी या आईएम होंगी,
और पुअर इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिर वही बात यहीं पे आगे के डिस्ट्रीब्यूटेड वेल इन बॉडीली फ्लूइड्स, और जो है सेफ्ट्राइक्सोन, और फिर ये सारी वही बातें लिखी हैं सेफ्ट्राइक्सोन एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। ये मैं सारा आपको रीड करके नहीं दे रही, मैंने आपको समझा दिया। आप यहाँ वीडियो पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं, आपकी बुक की जो रीडिंग है वो भी यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे फार्माकोकिनेटिक्स, ये कैटजन की पिक्चर है, उसमें भी सेम वही बात लिखी है कि ओरल यूज़ के लिए दी जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, इनको पार एंट्रली दिया जाता है। फिर उसके अलावा मोस्टली इनको पार एंट्री दिया जाता है। फिर उसके अलावा जो मेजर एलिमिनेशन मैकेनिज़्म है वो थ्रू किडनी है, वेरएज़ कुछ ऐसी होती हैं जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के अंदर जाके फिर बाइल से रिलीज़ हो रही होती हैं। और वो कौन सी ड्रग है जो बाइल से रिलीज़ होती हैं? दे आर सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफओप्राज़ोन। ठीक हो गया। फिर CSF को सेरेब्रोसेप स्पाइनल फ्लूइड को थर्ड और फोर्थ वाली क्रॉस करती हैं, सिवाय सेफओप्राज़ोन एंड सेफेक्साइन। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। फार्माकोकिनेटिक्स आपको अच्छे से आ गए हैं, तो फिर हम वीडियो पॉज करके आप एक दफ़ा अपने माइंड में रिवाइज़ करें, लिख लें, फिर आप साइड इफ़ेक्ट्स करेंगे। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर नंबर 1 एलर्जी आ जाएगा। ठीक है, जितने बीटा लैक्टम्स हैं उनके अंदर नंबर 1 एलर्जी है, सिवाय एक के जो हम पढ़ेंगे। एलर्जी के अंदर क्या है? एलर्जिक रिएक्शन में भी एक रेंज पाई जाती है, जिस तरह पेनिसिलिन में टाइप 1 टू टाइप 4 कोई भी रिएक्शन हो सकता है। सिंपल रैश, स्किन रैश से लेकर एनाफिलैक्टिक शॉक तक हो सकता है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस की रेंज है। और आपस में पेनिसिलिन के जो ग्रुप हैं, कंप्लीट क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अगर किसी को सेफाजोलिन से फर्स्ट जनरेशन से एलर्जी है तो हम उसे फोर्थ वाली जनरेशन नहीं देंगे। तो कंप्लीट क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेफलोस्पोरिन्स, और क्रॉस सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी बिटवीन पेनिसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स वो पार्शियल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हो सकता है वो सेफलोस्पोरिन से ट्रीट हो जाए बगैर एलर्जी के, हो सकता है वो ना हो। तो 5 to 10% चांसेस होते हैं कि दोबारा एलर्जी हो। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो 5 to 10% चांसेस उसको सेफलोस्पोरिन से भी हो, और बाकी 90% चांसेस उसको ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विद सेफ्लोस्पोरिन्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद लेकिन अगर किसी पेशेंट को हमने पेनिसिलिन दी और उसको एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो फिर हम कभी भी उसको सेफ्लोस्पोरिन्स दे के रिस्क पे नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। तो ये एलर्जिक की आपने बात कर ली। एडवर्स इफेक्ट के अंदर फ्लीबाइटस हो सकता है, क्योंकि ये पार एंट्रली दी जाती हैं, तो इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे तो वहाँ पे फ्लीबाइटस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट आपने याद करना है, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। नेफ्रोटॉक्सिक का क्या मतलब है? किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेनिसिलिन में हमने बात की थी कि वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक ड्रग्स हैं, उनके साथ हम मिला के दे देंगे तो उनका एक्शन एनहांस हो जाएगा। लेकिन सेफ्लोस्पोरिन्स को कभी भी हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी नेफ्रोटॉक्सिक हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स भी नेफ्रोटॉक्सिक है, तो किडनी तो डैमेज हो जाएगी ना। तो इसीलिए हमने सेफ्लोस्पोरिन्स को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ नहीं देना। ये आपने बात याद रखनी है। शुड नॉट बी गिवन विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एज दे देमसेल्फ आर नेफ्रोटॉक्सिक। फिर फाइनली एक बात ये लिखी हुई है कि सेफ्लोस्पोरिन्स के अंदर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप होता है। ये क्या कर सकते हैं? हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया और ड्राई सल्फराइम लाइक रिएक्शन भी कर सकते हैं। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया का क्या मतलब है? कि प्रोथ्रोम्बिन का लेवल ये कम कर सकते हैं ब्लड के अंदर। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आप लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद करने की हद तक देख लें। तो साइड इफ़ेक्ट्स में क्या हमने पढ़ा? नंबर 1 एलर्जी। एलर्जी के अंदर अपने ग्रुप्स में कंप्लीट हाइपर सेंसिटिविटी है क्रॉस, वेयर पेनिसिलिन के साथ 5 to 10%। अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो सेफ्लोस्पोरिन से हम ट्रीट कर सकते हैं। यानी उसे सिर्फ स्किन रैश हुआ पेनिसिलिन से तो ठीक है, हम सेफ्लोस्पोरिन दे देंगे। बट अगर उसे पेनिसिलिन से एनाफिलैक्टिक शॉक ही हो गया तो फिर हम उसे सेफ्लोस्पोरिन नहीं देंगे। अदर साइड इफेक्ट्स में फ्लीबाइटस एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। एंड देन फाइनली हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया एंड डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। ये फिर बुक से पिक्चर ली गई है और ये कैटजन की पिक्चर है। इसके अंदर वही एलर्जिक रिएक्शंस लिखे गए हैं कि स्किन रैशेस से एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, और जो कंप्लीट क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेफ्लोस्पोरिन्स, और क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी बिटवीन पेनिसिलिन्स और सेफ्लोस्पोरिन्स पार्शियल होती है, 5 to 10% होती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स आर समटाइम्स ट्रीटेड सक्सेसफुली विद सेफ्लोस्पोरिन्स। However, patient with a history of anaphylaxis to penicillin should not be treated with सेफ्लोस्पोरिन। अदर साइड इफेक्ट्स में क्या है? फ्लीबाइटस है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, और मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप जिनके अंदर मौजूद होता है, दे कैन कॉज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया एंड डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद एथेनॉल। इसकी डिटेल्स बाद में कभी कर लेंगे। फिर उसके अलावा एक और ये पॉइंट था कि पुराना बात लिखी हुई है कि जितनी भी सेफ्लोस्पोरिन्स हैं वो CSF को क्रॉस नहीं कर सकती, सिवाय जो थर्ड हैं और फोर्थ वाली भी कर सकती हैं।
और जो सेफ्ट्राइएक्सोन है वो बाइल में अपेयर होता है, इसके साथ साथ सेफ्ट्राओप्राज़ोन भी बाइल में अपेयर होगा और इनकी मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट नहीं होती, तो जिस तरह ड्रग्स जाती है उसी फॉर्म में ये एक्सक्रीट हो जाती है। फिर ये कुछ पिक्चर एक मुझे अच्छी लगी थी, इसको करके हमारी वीडियो ख़त्म होगी और इंशाल्लाह यहाँ पे सेफ्रोस्पोरिन्स कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पे ये पुरानी बातें लिखी हुई हैं कि जो सेफ्रोज़ोलिन है वो सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में दी जाती है और इसके अंदर क्या है कि बोन में पेनिट्रेट करती है, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में देते हैं, और जो सेफेलेक्सिन है वो फ्रिंजाइटिस में देते हैं, ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी होती है। फिर सेफरोक्साइम सेकंड जनरेशन सेफ्रोस्पोरिन है और इसके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, वो आप पढ़ लें, एक दफ़ा रीड कर लें, मेरे ख्याल में वो इनफ हो जाएगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में हम दे सकते हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है उनके अंदर हम ये दे सकते हैं, ठीक है। यानी जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है उन पेशेंट्स के अंदर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, एड्स या एल्डरली, उनके अंदर हम ये वाली ड्रग दे सकते हैं। ये MCQ वगैरह के लिए आ सकता है, वैसे ये SCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ये रीड करने वाली चीज़ें। उसके अलावा सूडोमोनास के लिए ड्रग जो है सेफ्टाज़िडाइम प्लस सेफ्ट्राओप्राज़ोन भी इसकी ड्रग होती है। फिर इसके अलावा नसीरिया गोनोराई के लिए ड्रग सेफ्ट्राइएक्सोन, फिर सूडोमोनास के लिए सेफिपाइम, ये सब दी जा सकती हैं। तो ये बस एक रीडिंग करनी है, ये MCQ के लिए आ सकते हैं, SCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। SCQ के लिए जो हमने पहले कर ली, जो पहले 3 वीडियोस थी प्लस ये वाली जितनी भी शुरू में की, उतना काफ़ी है और इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी समझ आ चुकी होगी। फिर अब आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी